गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक भारत की खोज पाठ नंबर 2 तलाश उसके बारे में समझा रही हूँ। तो बच्चों, इससे पहले हमने पाठ नंबर 2 जो तलाश जिसका शीर्षक है उसमें अलग अलग भाग दिए गए हैं, कुछ पाठ दिए गए हैं। जिसमें पहला था भारत के अतीत की झांकी और दूसरा भारत की शक्ति और सीमा तथा भारत की तलाश। तो ये 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। तो आज हम इसका चौथा टॉपिक यानी चौथा भाग शुरू करते हैं जिसका नाम है भारत माता। तो अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पुस्तक लिखी है भारत की खोज, और उसमें उन्होंने जो है अलग अलग बताया है। अब हम आज भारत माता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ने भारत की शक्ति भी पढ़ ली, सीमा पढ़ ली, भारत की तलाश कैसे वो क्या सोचते हैं और क्या समझने का प्रयास करते हैं, तो वो सारा हमने समझ लिया। तो अब हम शुरू करते हैं भारत माता। तो बच्चों अपनी अपनी पुस्तक खोल के बैठोगे, उसमें से आप देखते जाओगे, साथ साथ में पढ़ते जाओगे। जैसे मैं भी पंक्ति पढ़ूंगी आप भी पढ़ोगे, उससे जो है आपको पढ़ना भी थोड़ा सा वो अच्छी तरह से शब्दों का भी ज्ञान हो जाएगा और पढ़ते रहोगे और समझ में भी आता जाएगा। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता। अब क्या बता रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कि मैं जब भी किसी सभा में जाता था तो अब सभा में लोग तो इकट्ठे होकर बैठते थे, तो वो सभा में जाकर के मैं इस देश की चर्चा करता था, यानी भारत देश की चर्चा करता, इसके बारे में बातचीत करता था। हिंदुस्तान की साथ ही भारत की जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मतलब मैं हिंदुस्तान भी कहता, हिंदुस्तान की चर्चा करता, और साथ में भारत, उसका भारत नाम कैसे पड़ा, भारत नाम भरत के नाम से पड़ा जो जाति के संस्थापक हैं और इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। तो उस भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे इस भाषण अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। अब वो क्या कहते हैं कि जब मैं जाकर के सभाएं करता था, सभा में जाकर के कुछ अपना भाषण देता था, कुछ बताता था, तो मैं गाँव में ही ज़्यादा जाता था। शहरों में मैंने जाकर के ऐसी सभाएं नहीं की और ऐसा भाषण नहीं दिया, क्योंकि जो शहरों के लोग थे वो आधुनिक थे और वो जो है कुछ ज़्यादा समझना चाहते थे। जैसा भाषण, जो छोटी मोटी बातें वो कहते भी पहले हमने सुनी हुई हैं, वो उनसे खुश नहीं होते थे। तो इसलिए नेहरू जी शहरों में जाकर के सभाएं करते ही नहीं थे। पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। लेकिन मैं गाँवों में जाकर के सभाएं करता और किसान लोग जो है सभा में आते थे, तो मैं किसानों को बताता था कि कैसे मुक्ति के लिए, यानी हम भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कैसे इस देश का हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है, यानी सब लोग आपस में एक हैं। अब हर हिस्सा अलग अलग है लेकिन नाम उसका क्या जाता है, एक ही है, वो है भारत, चाहे उसके कितने भी हिस्से हों। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक के किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। अब नेहरू जी बताते हैं कि मैंने सभाओं में उन किसानों को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, यानी देश के हर कोने के जो किसान हैं उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी दी और स्वराज के लिए कुछ, मतलब लोग ही नहीं जो स्वराज चाहते हैं, यानी सब लोग जो हैं मिलकर के ही भारत देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सब जो समस्याएं हैं किसानों की, वो भारत के किसी एक कोने में, ये नहीं है कि पूर्व में किसान जो हैं वो उनकी समस्याएं कुछ और हैं, पश्चिम वालों की और हैं, उत्तर वालों, यानी पूरे भारत देश के जितने भी किसान थे उन सब की जो समस्याएं एक ही हैं। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कॉमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। अब नेहरू जी कहते हैं कि मैंने सभा में उन किसानों को अपनी सारी जो मैंने यात्राएं की थी, यात्राएं मतलब पूरे देश की जो मैंने यात्रा की थी,
और उसमें मैंने किसानों की क्या क्या समस्याएं देखी, उन सब के बारे में उनसे बातचीत की। मैंने बताया कि हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे हैं। वो जिस सभा में बैठे वो कह रहे हैं कि जैसे सवाल आप पूछ रहे हो, मैं और जगहों पर भी गया, मैंने सभा की, भारत के किसी भी कोने में जाकर के किसानों से बात की, तो सबके सवाल एक जैसे होते हैं क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। अब किसानों की जब समस्याएं सबकी एक जैसी थी, जैसे गरीबी, सब किसान जो हैं गरीब थे, उनके ऊपर कर्ज था, कर्ज लेकर के वो खेती करते थे और उनके जमींदारों का जो है स्वार्थ होता था उसमें, और ठीक है भारी लगान लिया जाता था, उनसे टैक्स भरना पड़ता था और पुलिस जो है बहुत अत्याचार करती थी। तो ये सब समस्याएं जो थी सभी किसानों की थी, चाहे वो किसी भी हिस्से में रहने वाले हैं। और इन सब समस्याओं को हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। ये जो सब हर तरह से किसानों को परेशान किया जाता था, उनके सामने जो समस्याएं थी वो सब समस्याएं अंग्रेजों द्वारा उन्हें दी गई थी और वो झेलनी पड़ रही थी। अंग्रेज उन्हें परेशान कर रहे थे। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए, और वो कह रहे हैं कि जब समस्याएं सबके लिए समान हैं तो राहत भी सबको समान रूप से ही मिलनी चाहिए। अब उन समस्याओं का हल भी निकालना है तो सभी को मिलकर के निकालना है और सभी को जो है इन समस्याओं से मुक्त होना है। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें। अब वो क्या बताते थे कि भारत अखंड है, भारत एक है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अखंड जिसके टुकड़े न किए जा सके। भारत के जो अलग अलग हिस्से हैं, कोई ये नहीं है कि एक हिस्सा अपने आप में जो हो गया कि मैं अलग बिल्कुल अलग हूँ, नहीं, सब करके वो है क्या, भारत देश है। साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। वो कहते थे कि वो इतने बड़े विशाल देश के बारे में भी सोचा करें, भी जिसके हम हिस्से हैं। केवल अपने ही बारे में या अपने स्थान के बारे में जहाँ हम रह रहे हैं, अपने राज्य के बारे में इतना सा ही सोचना नहीं चाहिए, अपनी सोच को बढ़ाना चाहिए, पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए। यह काम बहुत आसान नहीं था पर उतना मुश्किल भी नहीं था। मतलब ऐसा उन लोगों को समझा पाना कोई आसान नहीं था, लेकिन फिर मुश्किल भी नहीं था। यदि हम चाहें तो उनको समझा भी सकते थे। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। अब जो लोग थे ना, जो किसान लोग थे, गांव ग्रामीण लोग थे, जो गांव में रहने वाले लोग थे, उनमें से बहुत से लोगों को प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं, दंत कथाओं के बारे में जानकारी थी। यानी उन्होंने इन महाकाव्यों को पढ़ा था और वो बहुत कुछ जानते थे। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इस साहित्य को पढ़ने के बाद देश के बारे में वो बहुत कुछ जानने लग गए थे। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। अब इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कि बहुत से धार्मिक स्थानों पर जाकर के यात्रा करके आए थे। तो वो देश में कई जगहों पर घूमे थे और वो देश के कई हिस्सों के बारे में जानकारी रखते थे। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था तो मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था। अब नेहरू जी बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता था, जब मैं किसी सभा में जाता था तो वहाँ सभा में लोग मेरा स्वागत करने के लिए एक साथ मिलकर के बोलते थे, भारत माता की जय। तो मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार का क्या आशय है। जब वो भारत माता की जय बोलते थे और सब मिलकर के बोलते थे, तब मैं उनसे ये प्रश्न पूछता था कि ये भारत माता की जय का क्या अर्थ है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित भी करता। तो ये मेरे प्रश्न को सुनकर वे खुश भी हो जाते थे और आश्चर्यचकित भी हो जाते थे, भी ये कैसा प्रश्न कर लिया, हम तो भारत माता की जय बोल रहे हैं। उनके ठीक ठीक समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या जवाब दें। तब वे एक दूसरे की ओर फिर मेरी ओर ताकने लगते थे। अब वो मेरे इस प्रश्न का उत्तर क्या दें समझ नहीं पाते थे, इसलिए वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते थे और कभी जो नेहरू जी की तरफ भी देखने लग जाते थे। मैं बार बार सवाल करता जाता था। मैं फिर उनसे बार बार पूछता था कि आप लोगों ने बोला भारत माता की जय, बताओ भारत माता क्या है, भारत माता की जय का क्या अर्थ है। आखिर में एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट रिश्ता था, यानी एक जाट उठता है जो इस देश से बहुत प्रेम करता है, वो जवाब में क्या कहता है, क्या उत्तर देता है, भारत माता की जय का क्या उत्तर देता है
कि भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी है। और फिर नेहरू जी के क्या पूछते, यदि मिट्टी है तो कौन सी मिट्टी है? उनके अपने गांव के टुकड़े की, जिले की, या राज्य की, या देश की? मतलब मिट्टी कौन सी है? आप बोल रहे हो कि भारत की मिट्टी है, भारत माता की जय का अर्थ तो कौन सी है? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते। मतलब नेहरू जी तब तक प्रश्न पूछते रहते जब तक वो उत्तर देते रहते। अब उत्तर चाहे गलत हो सही हो, मतलब उत्तर देते रहते थे। और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है जो उन्होंने सोच रखा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अब वो क्या कहते फिर कि भारत जो हम सोचते हैं ना, वो सब कुछ भारत है। अब क्या है, इस देश की नदियाँ, पर्वत, है ना, और जो है बड़े बड़े जो पहाड़, और हम कहते हैं कि मैदान, और जितना कुछ भी हम सोचते हैं वो सब कुछ क्या है? भारत है। इस देश की मिट्टी और इस देश के लोग सब भारत है। अब ये आगे भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल, फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, जो हमें खाने को देते हैं, सब हमें बहुत प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। ये सब चीज़ें तो हैं ही सही, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, लेकिन मेन जो है वो क्या है? वो है भारत के लोग, यानी भारत की जनता। भारत देश किससे बना है? उसमें ये सब तो हैं, अभी नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, दर्रे भी हैं, ये सब कुछ है, खेत हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, लेकिन ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। मेन क्या है? भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग। तो वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हुए हैं, भारत माता मूल रूप से यही लोग हैं। अब नेहरू जी क्या बताते हैं कि बाकी सब कुछ तो भारत माता है, लेकिन जो लोग हैं वो असल में भारत माता हैं। तो भारत माता की जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय, यानी हम जैसे सभी लोगों की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के एक हिस्से हो, इसलिए एक तरह से तुम ही भारत माता हो। मतलब लोगों को कहा भी तुम भारत माता के हिस्से हो, तो भारत के जो लोग हो तुम भी भारत माता हो। और जैसे जैसे यह विचार उनके दिमाग में बैठता, यानी वो मेरी बात को सुनते, नेहरू जी बता रहे हैं, भी लोग जब मेरी इस बात को सुनते कि हम ही भारत माता हैं, तो उनकी जो है आंखें चमकने लगती, यानी वो बड़े खुश हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते, और उन्हें ऐसा लगने लगता मानो उन्होंने बहुत बड़ी खोज कर ली हो। तो इस बात को सुन के वो बहुत खुश हो जाते थे। तो बच्चों, आपको भी पता चल गया होगा कि भारत माता का अर्थ क्या है। भारत माता का अर्थ है, मेन रूप से, मूल रूप से जो भारत माता का अर्थ नेहरू जी ने बताया है वो है भारत के लोग। अब जो भारत माता की जय का मतलब है भारत में रहने वाले सभी लोगों की जय, यानी जनता जनार्दन की जय। तो बच्चों, ये हमारा टॉपिक अब खत्म हो गया। अगला टॉपिक है भारत की विविधता और एकता। वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।